साथियों नमस्कार। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ी भाग की बसंत भाग 3 कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। इससे पहले जो भी लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें, शायद इससे आपको कुछ और फायदा हो जाए और शेयर करने से आपके जो मित्र हैं जो इस संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शायद फायदा मिलेगा। तो चलिए लाख की चूड़ियां पढ़ते हैं, क्या कहानी है और इसमें देखते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही रहता था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थीं, रंग बिरंगी, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक महोदय कह रहे हैं कि सारे गांव में जो है बदलू एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा आदमी है जो मुझे बहुत पसंद है। और पसंद इसलिए है क्योंकि वो हमारे मामा लगते थे और जब भी हम वहां जाते थे तो वो हमें जो है बहुत सारी लाख की ढेर सारी गोलियां बना करके दे देते थे, जो बहुत ही रंग बिरंगी होती थी और जिसे देखने के बाद किसी भी बच्चे का मन जो है अनायास ही उस पे मंत्र मुग्ध हो जाता था। तो इस तरीके से लेखक महोदय ने बताया है। आगे देखते हैं कि क्या है। वैसे था के गांव के होने के कारण बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे। लेखक महोदय लेखक महोदय कह रहे हैं कि वैसे तो जो बदलू था मामा था, लेकिन हम मामा उन्हें नहीं कहते थे। कहना तो मुझे मामा चाहिए था, लेकिन नहीं कहते थे, क्योंकि हम उनको काका कहा करते थे। क्योंकि गांव के जो बच्चे थे सभी लोग उनको काका कहा करते थे, तो इसीलिए जो है हम भी उनको काका ही कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। कह रहे बदलू का जो मकान है कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। बड़ा सहन था मतलब बहुत ही खुला हुआ पड़ा था। सहन का मतलब होता है गांव में खुला हुआ होना, ठीक है। कहते हैं कि तुम्हारे घर के आगे तो सहन का बिल्कुल नहीं है, तो सहन का मतलब होता है खुला हुआ। कह रहे हैं बदलू का मकान ऊंचे पे बना था और मकान के सामने जो है बड़ा सहन था, मतलब कि जो भी लोग आते जाते थे वो दिखते थे और बहुत ज्यादा खुला मैदान पड़ा हुआ था, जिसमें एक पुराना उसी शहर में क्या था, एक नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रही, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। कह रहे कि वहां पे जो है बदलू बैठकर अपना काम किया करता था और काम करने के साथ साथ ही बगल में भट्टी थी जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। पिघलाया इसलिए क्योंकि वो चूड़ियां बनाने और कंचे इस तरीके की चीजें बनाने के लिए वो करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। क्योंकि सामने जो है एक लकड़ी पड़ी रहती, क्या करते थे कि जो लाख को पिघला कर उसे मुलायम होने पर वो जो है चूड़ी का आकार दे देते थे। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी जाती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। मुंगेरिया मतलब ये है कि जैसे गोल सी एक लकड़ी आप समझ सकते हैं, जिसमें जो है चूड़ियों को डालकर एकदम गोलाई से आकार दिया जाता है, उसको मुंगेरिया बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सब लोगों ने चूड़ी बनते हुए नहीं देखा होगा, हालांकि यूट्यूब पे वीडियो पड़े होंगे, देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सुनार के यहाँ गए हो और अंगूठी छोटी या बड़ी करानी हो, तो एक सुनार क्या करता है कि एक लोहे का एक छड़ नुमा लेता है, जो आगे से पतला और पीछे से मोटा होता जाता है। अगर आपकी अंगूठी आपकी टाइट हो जाती है तो वो क्या करता है, उसी में फंसा करके जो है धीरे धीरे पीट देता है और आपकी अंगूठी ढीली हो जाती है। उसी तरीके से सेम वही पैटर्न है यहाँ पे चूड़ी बनाने का, कि चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। लेखक महोदय बता रहे हैं कि
पहले तो वो चूड़ियों को बना लेता, उसके बाद जब चूड़ियां बन जाती तो मूंगेरी पे चढ़ा करके उनको गोल कर लेता, जितना गोल संभव हो सकता था। वो गोल करने के बाद उनको चिकना करता, चिकना करने के बाद जब वो सूख जाती, पूरी बन जाती एक हाथ की चूड़ी, तो वो उन पर रंग चढ़ाया करता था। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया मतलब एक छोटी चारपाई कह सकते हैं, बहुत ही छोटी चारपाई, ठीक है, उसको गांव में मचिया बोलते हैं, ठीक है। और तीन चीजें होती हैं, मचिया, पलकिया और खटिया। गांव से बिलोंग, जो भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो मचिया, पलकिया और खटिया में डिफरेंस जो लोग होंगे, जो लोग जानते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मचिया, पलकिया और खटिया में डिफरेंस क्या होता है। तो खटिया तो सभी को पता है, चारपाई को खटिया बोलते हैं। क्या क्या होती है, क्या क्या होती है, इसको आप बताएंगे जरूर। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा बेसब्री से, और देखते हैं कि कितने लोग गांव से संबंध रखते हैं और इन सब पुरानी चीजों को जानते हैं। तो चलिए, कह रहे हैं कि जो मचिया पे बैठकर काम करते थे, वो मचिया बहुत पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता। बगल में ही काम करते वक्त हुक्का रखा रहता था, तो वो उसे बीच बीच में पिया करते थे। गांव में अक्सर लोग हुक्का ही पीते हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक महोदय कह रहे हैं, जब मैं गांव जाता था तो मेरा ज्यादा से ज्यादा समय बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। लेखक कह रहा है कि वो मुझे लला कहते थे और जैसे हम पहुंचते तो मेरे लिए एक मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। कहने कि जब चूड़ियां बनाता था बदलू, तो हम उन्हीं के पास बैठकर घंटों चूड़ियां देखा करते थे कि किस तरीके से बना रहे हैं। और होता यह था कि दिन भर में 4-6 जोड़े तैयार ही हो जाता, और जब बेलन पर उसको चढ़ाता था को, तो ऐसा कि वो चूड़ियां बेलन पर नहीं चढ़ी, जैसे किसी नववधु की कलाई पर चढ़ी हो, इस तरीके से प्रतीत होता था। और को एक तक कुछ देर तक देखता रहता था चुपचाप। आगे देखते हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब चूड़ी बेचने वाला, ठीक है। वो गाना आया था, आपने सुना होगा कि मनिहार का भेष बनाया श्याम, तो यही बेचने आया, तो यही मनिहार है। और मनिहार मतलब वो लोग जो लोग चूड़ी का कारोबार करते हैं और पहनाते हैं, उनको मनिहार कहते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। कह रहे कि ये पैतृक पेशा था बदलू का, और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। कह रहे कि वो जितनी भी चूड़ियां खपत हो जाती थी उनकी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। कह रहे कि उस गांव में जितनी भी महिलाएं थी ला की चूड़ियां पसंद करती थी, उसी की बनाई हुई पहनती थी, और आसपास के गांव के लोग भी चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों में से बेचता न था। कह रहे कि चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि आप कोई चीज दे रहे हैं, उसके बदले में दूसरी चीज आप उससे प्राप्त कर रहे हैं, तो ये वस्तु विनिमय होता है। जैसे आपने हमको गेहूं दे दिया, हमने आपको चावल दे दिया या दाल दे दिया, तो ये वस्तु विनिमय का तरीका कहलाता था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। तो यही वस्तु विनिमय मैंने बता दिया आपको। मतलब स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। कहने के बदलू का स्वभाव बहुत अच्छा था और वो किसी से झगड़ा नहीं करता था। मैंने आज तक ना देखा कि वो किसी से झगड़ा कर रहा हो। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। कह रहे कि शादी ब्याह का अगर कहीं पड़ा मामला तो फिर बदलू चूकता नहीं था, वो वहां पे जिद पकड़ लेता था। कह रहे पूरे लाइफ टाइम चाहे वो जो है मुफ्त चूड़ियां दे दे, लेकिन अगर विवाह किसी का पड़ा तो फिर वो सारी कसर निकाल लेता था। मतलब जो भी मनमाना पैसा उसे लेना होता था वो ले लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और है। सुहाग
सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। आप लोगों को पता होगा, जब शादी होती है तो लोग मनमाना पैसा मांगते हैं, नहीं इतना चाहिए, तो वही चीज है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे है कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करना प्रकार का, ये एक प्रकार का मुहावरा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। लोहे लग गए थे मतलब लोहे लग जाना मतलब बहुत ही मेहनत करना। कह रहे कि एक मेरे मामा के यहाँ शादी विवाह, लड़की की विवाह, तो छोटी सी कोई बात हो गई थी तो वो बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपया जो मिलता सो अलग। तो विवाह पे उसको बहुत सारी चीजें मिलती थी, उसकी घरवाली को, उसकी वाइफ को कपड़े सारे मिलते, ठीक है, अनाज मिलता वो अलग, उसके लिए पगड़ी और जो रुपया मिलता उससे कोई मतलब ही नहीं। तो ये सारी चीजें थी। यदि यदि संसार में बदलू की को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। कह रहे कि बदलू को अगर किसी बात की चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़े उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। कह रहे हैं कि अगर कोई भी स्त्री जो है कांच की चूड़ियां पहने उसको दिख जाती थी तो बहुत ही जल जाता था। कुड़ना मतलब अंदर ही अंदर जल जाना, और कभी कभी क्या दो चार बातें भी सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर ना देता। शहर की बात और है लला, सभी कुछ होता है। तो कह रहा कि जो बदलू था मेरे से जो है घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के बारे में, कभी शहर के जीवन के बारे में। और मैं अगर उससे कह देता कि हमारे यहाँ तो सभी कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो उत्तर ना देता। कहता कि लला शहर की बात है, वहां सब कुछ मिलता है, वहां तो औरतें और मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमते भी हैं और उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो उसने बताया कि जो है शहरों में हमने ऐसा भी सुना कि औरतें मर्द का जो है हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, अगर वो लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनकी कलाई में मोच आ जाएगी। तो उसने ये बात बताई। ये देखिए मचिया है, आप इसको देख सकते हैं, ये मचिया है और ये खटिया है। अब पलकिया बची है तो वो आप कमेंट करके बताइएगा पलकिया क्या होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। कहने कि कभी कभी ऐसा होता था कि वो मेरी अच्छी खासी खातिरदारी कर देता, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये था कि अगर उसके यहाँ दूध है तो वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता। कह कि अगर आम की फसल है गर्मियों की, उसके यहाँ दो चार आम जो है खा ही आते थे। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। कह इन सबके कारण और एक और कारण था कि वह मेरे लिए जब बिग लाख बचती तो एक दो गोली जरूर बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस। जैसे ही गर्मी की छुट्टी होती थी मैं अक्सर अपने यहाँ, बहुधा मतलब अक्सर होता है कि मामा के यहाँ चला जाता और जैसे ही स्कूल खुलने का समय होता था वापस आ जाता था। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की बदली हो गई, शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव में ना जा सका। उनके पिताजी सरकारी नौकर थे, सरकारी मुलाजिम थे। तो लेखक महोदय ने बताया कि कभी एक ऐसा समय था कि दो ही तीन बार मैं गया होऊंगा अपने मामा के यहाँ इतने ज्यादा दिनों के लिए, लेकिन उसी समय ऐसा हुआ कि पिताजी का जो है तबादला हो गया एक शहर से दूसरे शहर के लिए, और फिर एक लंबी अवधि बीत गई। अवधि मतलब समय होता है, एक लंबी अवधि बीत गई और जो है हम लोग ना जा पाए। 10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था, मेरी रुचि गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। लेखक महोदय बताते हैं कि 8-10 साल हो गए थे और जब मैं बड़ा हुआ
तो मेरी रुचि लाख की गोलियों से खत्म हो गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान करे कि ऐसा हुआ कि मैं गांव में था, लेकिन कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। बिरले मतलब बहुत कम। लेखक महोदय ने कहा कि मैंने देखा कि इस गांव में बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने कांच की चूड़ियां पहन रखी। एक दो महिलाएं थी, बिरले महिलाएं थी, जिन्होंने लाख की चूड़ियां पहन रखी थी। तब एक दिन मुझे सहसा बदलू का ध्यान आया। कह रहे हैं कि अचानक मुझे बदलू का ध्यान हुआ। बात मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। कहने की बरसात का समय था और मेरे मामा की लड़की पहन रखी थी और बरसात में वह फिसल कर जैसे ही गिरी तो उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में घुस गई और खून बहने लगा था। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिला। कह रहे ये एक जो इंसिडेंट हुआ था कि उनकी कजिन सिस्टर गिर गई थी और मामा घर पर थे नहीं, इसने जो है मलहम पट्टी की और ये सारी चीजें करके उसको अचानक ध्यान आया तो उसने कहा मैं बदलू से मिल आता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब स्थिति यह है कि बदलू खाट पर नीम के नीचे लेटा है। उसी नमस्ते बदलू काका मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और मैं उठकर खाट पर बैठ गया। और कहने लगे कि वह उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर नहीं हटा रहा। कह रहे कि काफी समय हो गया था, 8-10 साल हो गए थे, उसने देखता रहा और हमें पहचाना नहीं और निहारता रहा काफी। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा मैंने अपने परिचय दिए। लेखक ने कहा मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से बचपन में आपके पास से मैं गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। फिर अचानक वो एकदम से बोला कि आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। उन्होंने कहा कि बहुत समय हो गया। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, इधर नहीं आना हो सका, और मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैं इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। कहने कि मैं बैठा रहा थोड़ी देर शांत, फिर मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर देखा तो मैंने पूछा, काका आपकी मचिया भी नहीं भट्टी भी नहीं है, क्या काम करते हैं? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वही कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख के कहाँ संभव। उन्होंने कहा नहीं लला, अब मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछता नहीं। हर गांव में तो कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। फिर वो चुप हो गया। फिर बदलू बोला कि मशीनी युग है लला, आजकल मशीन से सब काम होता है, खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं। और कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता होती है वो कहाँ है? लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। जनार्दन जी ने जवाब दिया कि मैंने कहा कांच खतरनाक होता है और जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उस खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो ये बात कह रहा था कि अचानक बदलू को खांसी आ गई और वो काफी देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। तो लेखक महोदय ने सोचा समझा और महसूस किया कि उसको दमा है। बुढ़ापे के साथ जो है ढल चुका था, हाथ पैरों पर माथे पर नसें उभर। जाने कैसे उसने मेरी आशंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली मतलब जो है सीजन की खांसी होती है। तो 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी।
बदलू जी ने जनार्दन जी का जो मन में प्रश्न चल रहा था दमा का, वो भांप लिया और बोला कि जो है ये फसली खांसी है, आ ही जाती है और 10-15 दिन में जो है ये ठीक हो जाएगी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। कह रहे कि अब आम की फसल कैसी है? मैंने जो है चूड़ियों का सब्जेक्ट चेंज किया। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। तो काफी खुश होकर जो है उसने जवाब दिया कि जो है बहुत अच्छी है, और उसने अपनी बिटिया को आवाज दिया, उसकी लड़की का नाम रज्जो था, कि लला के लिए कुछ ले आओ, आम कुछ ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना। उन्होंने जो है उसकी तरफ देखा, लेखक महोदय की तरफ बदलू ने, और फिर कहा कि माफ करना कि मैं जो है तुम्हारे लिए जो है तुम्हें आम खिलाना जो है भूल गया था। तो इस तरीके से उसने कहा। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो लेखक महोदय ने कहा कि आम तो इस बार बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। कहना अच्छा, वाह वाह मतलब अच्छा, लेकिन अब तुम आ गए हो तो बिना आम खिलाए हम तुम्हें कैसे जाने देंगे। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो गए आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर देता था। कह रहे अब वो समय है, मुझे याद हो आया वो समय जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखा करता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेचती, कहाँ से खिलाता। बदलू ने कहा, गाय कहाँ है, 2 साल पहले हमने बेच दी थी, खिलाने को कुछ है नहीं तो कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। इतने में उनकी लड़की जो रज्जो है वो बहुत सारे डलिया में आम ले आई। तो लेखक महोदय ने कहा, ये तो बहुत हैं, मैं कहाँ इतने खा पाऊंगा काका। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बदलू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुने, चौगुने मतलब 4 गुने आम, एक बखत मतलब एक समय, बखत का मतलब होता है समय, एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। बदलू ने कहा अपनी बेटी से कि 4-5 आम छांट कर सिंदूरी वाले दे दो, और उसने बताया कि देखो लला ये कैसे हैं, इसी बार यह पहली फसल है आम की, इसी साल पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा, एक क्षण उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। जैसे उसकी लड़की रज्जो ने उनको, लेखक महोदय को आम देने के लिए हाथ बढ़ाए तो उनकी जो है चूड़ियां उनको दिख गई और कलाइयां दिख गई। कह रहे कि बहुत फब रही थी चूड़ियां उसकी गोरी कलाइयों पर। बल्लू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। उन्होंने कहा कि यह आखिरी जोड़ा है मैंने बनाया था, जमींदार साहब की बेटी की विवाह थी, उसे 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। कहे कि 10 आने दे रहे थे, मैंने नहीं दिया, कहे शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कह रहे कि मैंने आम खा लिया था और आम खाने के बाद हम घर चले आए थे। प्रसन्नता इस बात की हुई कि बदलू हार मानकर भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व इतना कमजोर नहीं था जैसे कि कांच की चूड़ियां कि आसानी से टूट जाए। कामता नाथ जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। एक मैसेज दिया है कि आदमी को अपने व्यक्तित्व में इतनी आसानी से बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो उसे कभी मत बदले। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ बदलाव अच्छे के लिए किया जा सकता है तो आप उसको करें। इस तरीके से इस चैप्टर का व्याख्या खत्म होता है। क्वेश्चन है कि बदलू मामा को
जो बदलू काका क्यों कहते थे लेखक महोदय? क्योंकि बचपन की बात थी, सब लोग कहते थे तो वो भी कह देते थे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? एक सामान के बदले दूसरे सामान देना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हैं, आप लोग चैप्टर पढ़िएगा। इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप वीडियो को पॉज करके आप इसकी बातें चीजें देख सकते हैं। इसमें संज्ञा जैसे हैं, ठीक है, बदलू कहानी की दृष्टि में पात्र है। व्याकरण से कुछ चीजें इसमें उठा लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। इस चैप्टर की अगर बात करें तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीनों चीजें दिए हैं। व्यक्तिवाचक में जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय, ये सारी चीजें। और जातिवाचक में चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार, ये सारी चीजें जाति हैं। और भाववाचक संज्ञा सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता आदि। इस तरीके की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनको आप नोट करते हुए चलिएगा। शब्दार्थ हमने बता ही दिया है हर चीज, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या फिर जो है आप इसको नोट कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। और ये इसमें ऐसा कुछ शब्द नहीं है जो मैंने बताया ना हो आपको, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। फिर मैं एक बार बोलूंगा, जो लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करके जो है लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।